लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन मेरे लिए ये सवाल हमेशा बना रहा कि आखिर ये देखना होता क्या है। जब मैंने ये बात पूछी तो मुझे जवाब मिला कि रंगों और आकारों को पहचान पाना ही देखना है। पिताजी कहते हैं कि मेरी ये आंखें कोई कमजोरी नहीं, बल्कि महान योद्धा हिस्टोरिया के दिए हुए वो जख्म हैं जो वीरता की निशानी है। वो चाहते हैं कि मैं इस पर गर्व करूं, लेकिन जब लोग मुझे देखकर कहते हैं कि मैं कितना बेचारा हूं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। यही वजह थी कि जब मेरी मैजिक टीचर जेनिया मुझसे मिलने आई तो मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा कि जादू सीख कर भी क्या फायदा, आखिर बिना किसी के सहारे के तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। लेकिन जब मैंने जादू की पहली कोशिश की तो कुछ अलग हुआ। मैंने अपनी शक्ति से पानी की एक छोटी सी बूंद बनाई जिसे मैंने ओरी नाम दिया। जेनिया टीचर हैरान थी कि मैं इतनी जल्दी पानी को आकार दे पाया। उन्होंने बताया कि वो पानी की बूंद बिल्कुल एक आंख की पुतली जैसी दिख रही है। पुतली? क्या इसका मतलब यह है कि जिस रोशनी को मेरी ये आंखें नहीं देख सकती, उसे मैं इस जादू के जरिए महसूस कर पाऊंगा? जादू की उस पहली कामयाबी ने मेरी दुनिया ही बदल दी थी। अब मुझे हर उस चीज को करीब से जानने की भूख थी जिसे मैं देख नहीं सकता था। पहले मैं बस चुपचाप सैंडविच खा लिया करता था, पर अब मुझे उसके अंदर की हर एक चीज के बारे में जानना था। मेरे लिए सब कुछ कितना अनोखा था। मैंने इको से पूछा कि ये कुरकुरी घास जैसी चीज क्या है, तो उसने बताया कि ये लेटिस है। फिर मैंने उस तीखी चीज के बारे में पूछा जिसे वो मस्टर्ड कह रही थी। यहाँ तक कि सेब जैसा लगने वाला वो फल असल में उमामो निकला। मुझे हर स्वाद और हर बनावट में एक नया एहसास मिल रहा था। इको बहुत खुश थी कि मैं अब खाने में इतनी दिलचस्पी ले रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी पुरानी शरारत दिखाई और मजाक में कह दिया कि तुम्हारी सैलरी कम करवा दूंगा। बेचारी डर गई। तभी मेरी तीज फुलारा मुझसे मिलने आई। मैंने उनसे कोई मामूली कहानी नहीं, बल्कि योद्धा हिस्टोरिया का इतिहास सुनने की जिद की। सब कहते हैं कि मेरी ये आंखें उसी महान योद्धा के जख्मों का निशान हैं। लोग इसे दुख की बात समझते हैं, पर मैं अब दुखी नहीं होना चाहता था। योद्धाओं और शैतानों के बीच वो महायुद्ध कैसे हुआ था और उसमें क्या क्या हुआ, मुझे अब सब कुछ जान लेना था। मेरी ये नई जिज्ञासा अब किसी के रोके रुकने वाली नहीं थी। हिस्टोरिया की कहानी सुनकर मुझे एक कड़वा सच पता चला। उस महान योद्धा ने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन उस लड़ाई में उन्होंने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया था। तब से उनके वंश में कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें कोई न कोई कमी होती है। किसी का हाथ नहीं होता तो किसी के पैर। मेरी तरह जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती, उन्हें लोग बड़े प्यार से वीर योद्धा के जख्म कहते हैं। लेकिन मुझे ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं किसी का जख्म नहीं, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। ये जादुई शक्ति मेरी अपनी है और मैं इसका इस्तेमाल अपनी आंखें बनाने के लिए करूंगा। मैं जादू से पानी की ऐसी पुतलियां तैयार करूंगा जो मुझे ये दुनिया दिखा सके। लेकिन अभी जो मैं कर पा रहा हूँ वो काफी नहीं है। मुझे और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दिक्कत ये है कि मैं अभी सिर्फ 7 साल का हूँ। मेरी भूख कम है और मेरा शरीर भी बहुत कमजोर है। मामूली सा जादू इस्तेमाल करते ही मैं बुरी तरह थक जाता हूँ। इको मेरी हालत देखकर परेशान हो जाती है और मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने की सलाह देती है। लेकिन मेरा मन कहता है कि अगर मैं इसी रफ्तार से चला तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। मुझे खुद को इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ना ही होगा। मैं समझ गया था कि सिर्फ जादू सीखने से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे अपनी शक्ति को सही मायने में इस्तेमाल करना है तो मुझे अपने शरीर को भी मजबूत बनाना होगा। इको ने सलाह दी कि क्यों न मैं तलवार चलाने का अभ्यास करूं। उसने एक उस्ताद का इंतजाम किया जिन्होंने मुझे तलवार पकड़ने और उसे सही तकनीक से घुमाना सिखाया। कंधों और कलाइयों का तालमेल बिठाना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। बारिश हो या तेज धूप, मैं घंटों तक तलवार घुमाता रहता था। पसीने से लथपथ होने के बाद भी मेरा जुनून कम नहीं हुआ। मुझे बस एक ही बात दिख रही थी, वो रोशनी जिसे मुझे खुद हासिल करना था। इसी बीच मेरी जादुई तीज जेनिया भी पहुंच गई। उन्हें देखकर मुझे पुरानी यादें ताजा हो गई। मैंने फिर से अपनी उस पानी की जादुई गेंदोरी पर काम करना शुरू किया। जेनिया तीज हैरान थी कि मैं इतनी मेहनत कैसे कर रहा हूँ, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। मुझे खबर मिली कि मेरी मंगेतर राजकुमारी मिलिका मुझसे मिलने आ रही हैं। घर वाले चाहते थे कि मैं अपनी उदासी छोड़ दूं और खुशी खुशी उनसे मिलूं, पर क्या मैं अपनी उस उलझन को छिपा पाऊंगा जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। राजकुमारी मिलिका से मेरी पहली मुलाकात का समय आ गया था। मुझे पता था कि ये एक रणनीतिक शादी है और शाही परिवार की जिम्मेदारी है। मिलिका शायद ये सोचकर परेशान थी कि उसे पूरी जिंदगी एक अंधे इंसान का सहारा बनकर बितानी पड़ेगी, लेकिन मैं उसे ये एहसास नहीं होने देना चाहता था कि मैं कोई बोझ हूँ। जब वो मेरे सामने आई तो माहौल काफी गंभीर था। मैंने मजाक करते हुए कहा कि जरा सोचिए, अगर मेरी जगह यहाँ कोई दाढ़ी वाला भारी भरकम आदमी होता तो क्या होता। मेरी इस अजीब बात पर वो थोड़ा चौंक गई, लेकिन कमरे में फैली उदासी कम हो गई। मैंने उसे साफ शब्दों में बताया कि मुझे अब जादू से प्यार हो गया है। मैंने उसे अपनी वो जादुई पानी की गेंद दिखाई जिसे मैंने ओरी नाम दिया था। मिलिका मुझे इस तरह आत्मविश्वास से भरा देखकर हैरान थी। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी इस कमी के साथ भी इतना खुश रह सकता हूँ। मैंने उसे अपनी सारी कहानियां सुनाई और उसे यकीन दिलाया कि हमारे बीच
का रिश्ता सिर्फ मजबूरी नहीं होगा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि एक राजकुमारी का मंगेतर होने के नाते मुझ में कुछ कमियां हैं। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं मलिका के लिए एक सच्चा जेंटलमैन बनूंगा। इसके लिए मैंने दरबारी तौर तरीके, शिष्टाचार और बड़प्पन के वो सारे गुण सीखने की ठानी जो एक कुलीन घराने के वारिस में होने चाहिए। जेनिया तीत्र मेरी जादुई तरक्की देखकर दंग रह गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 7 साल का बच्चा इतनी जल्दी चीजें सीख रहा है। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे और भी मुश्किल जादू सिखाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि जादू जितना काम का है उतना ही खतरनाक भी, और अभी मैं बहुत छोटा हूँ। खैर, मैंने उनसे मजाक में कहा कि आपकी आवाज बहुत सुरीली है और मैं आपकी हर बात सुनूंगा, बस आप मुझे नया ज्ञान देती रहें। मैंने अपने वाटर मैजिक यानी ओरी को और गहराई से समझना शुरू किया। जादू सिर्फ पानी बनाना नहीं है, बल्कि उस पानी को हवा में तैराना और उसे एक गोल आकार में रोके रखना भी एक कला है। मैंने अपनी तीक्ष को समझाया कि अगर हम जादू के गुणों को अलग अलग करके देखें तो हम उसकी हर एक बारीकी को समझ सकते हैं। जेनिया तीक्ष मेरी इस समझदारी को देखकर हैरान रह गई। मैंने पानी के तापमान, उसके गाढ़ेपन, उसके रंग और यहाँ तक कि उसकी खुशबू और स्वाद को भी महसूस करना शुरू कर दिया। मैंने एक साथ पानी की 2 गेंदें बनाई। मैंने गौर किया कि ये पानी ठंडा है जबकि हमारे शरीर का खून गर्म होता है। यही तो जादू की खूबसूरती है, जब हम उसमें अपनी समझ और बदलाव जोड़ते हैं तो वो एक नया रूप ले लेता है। इसी को मैंने अपनी जादुई पहचान या ओरिजिनलिटी का नाम दिया। ओरिजिनलिटी यानी अपनी जादुई शक्ति को अपनी तरह से ढालना। यही वो चीज है जो एक जादूगर को दूसरे से अलग बनाती है। मैंने जेनिया तीक्ष को अपनी नई कलाकारी दिखाई। मैंने जादू से बने पानी में प्लम यानी बेर का असली स्वाद डाल दिया था। जब उन्होंने इसे पिया तो वो दंग रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने रातों रात इतनी बारीकी से जादू में बदलाव करना सीख लिया है। लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं था। मुझे दुनिया की हर चीज देखनी थी। मैं खुशबू और आकार तो समझ सकता था, लेकिन रंगों का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। रंगों को जाने बिना मैं अपनी जादुई आंखें कभी पूरी नहीं कर सकता था। मैंने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत लगे, मैं रंगों को पहचान कर ही रहूंगा। एक दिन जब मैंने गर्म पानी के साथ अपना जादुई प्रयोग शुरू किया तो कुछ अजीब हुआ। मैंने अपनी शक्ति ओरी का इस्तेमाल किया और रोशनी के प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश की। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ, एक ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये लाल रंग है? मुझे सच में ऐसा लगा जैसे उस पल के लिए मेरी जादुई आंखों ने रोशनी को छू लिया हो। मैं असल में देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा जादू मुझे रंगों की पहचान कराने लगा था। धीरे धीरे मैं रंगों को पहचानने लगा था, लेकिन अभी भी एक छोटी सी उलझन बाकी थी। जब मैंने सेबों को छुआ तो मुझे एहसास हुआ कि जिसे ये लोग नीला सेब कहते हैं वो असल में हल्का हरा है। कमाल है, दुनिया के नाम कितने अजीब होते हैं। जो चीज जैसी दिखती है उसे वैसा क्यों नहीं बुलाते। खैर, मैंने बिल्कुल सही बता दिया कि वहाँ 3 लाल और 2 हरे सेब रखे हैं। सब हैरान थे कि मैं इतनी बारीकी से रंगों का अंतर बता पा रहा हूँ। हालांकि मेरी ये जादुई नजर अभी सिर्फ पास की चीजों पर ही काम करती थी, लेकिन ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अब मैं अपनी उंगलियों से कागज पर छपी स्याही के रंगों को महसूस कर सकता था। इसका मतलब ये था कि मैं अब किताबें पढ़ सकता था। मैंने चित्रों वाली किताबों और नक्शों की दुनिया में डूबना शुरू कर दिया। मेरी तरक्की को देखकर पिताजी भी दंग रह गए। पहले उन्होंने मुझे सबसे अलग एक दूसरी हवेली में रखा था ताकि माँ को तकलीफ न हो, लेकिन अब वो मुझे वापस मुख्य हवेली में बुलाने की सोच रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि मैं अब वो कमजोर बच्चा नहीं रहा जिसे किसी के सहारे की जरूरत हो। मैं हर दिन खुद को बदलने के लिए जी जान लगा रहा था और मेरी मेहनत रंग ला रही थी। मेरे पिताजी और इको मेरे भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। पिताजी को समझ आ गया था कि अगर अभी मेरा माहौल बदला गया तो मेरी जादुई तरक्की में रुकावट आ सकती है। उन्होंने ये भी माना कि इको की खुशमिजाज आदतों की वजह से मुझ पर अच्छा असर पड़ रहा है। इको तो बस ये सुनकर खुश थी कि शायद उसे और पैसे मिलेंगे। जेनिया तीक्ष के आने का समय हो गया था और मैं उन्हें अपना नया प्रयोग दिखाने के लिए बेताब था। मैंने अपनी जादुई पानी की गेंद यानी ओरी को बिल्कुल एक सफेद खरगोश की आंख जैसा गहरा लाल रंग दिया। मुझे लगा कि रंग जितना गहरा होगा मैं उसे उतना ही साफ महसूस कर पाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि इंसानी खून का रंग भी लाल ही होता है तो मैं दंग रह गया। क्या खून सच में ऐसा ही दिखता है? ये एहसास थोड़ा डरावना था। मेरी इस अजीब जिज्ञासा की वजह से मुझे और इको को भारी कीमत चुकानी पड़ी। पिताजी ने गुस्से में आकर 2 महीने के लिए मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी और बेचारी इको की तो 3 महीने की सैलरी ही काट दी गई। इको का रो रो कर बुरा हाल था और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन इन सब के बीच पिताजी के मन में मेरे लिए एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद मैं एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर यानी ब्लू मैजिशियन बन सकता हूँ। उन्होंने तुरंत मेरे भाई इक्सियो को बुलाया और अपना बड़ा फैसला सुनाया। वो मुझे जादू की पढ़ाई के लिए
एक नामी स्कूल में भेजने वाले थे। मेरे पिताजी को मेरी बहुत चिंता रहती थी। मैं जब से पैदा हुआ हूँ इस हवेली से बाहर बहुत कम ही निकला हूँ। उन्हें डर था कि बाहर की दुनिया और अनजान लोग कहीं मुझे डरा न दे, इसीलिए उन्होंने मेरे बड़े भाई इक्सियों को मेरी जिम्मेदारी सौंपी। भाई ने बड़े गर्व से मेरा हाथ थामा और पिताजी को वादा किया कि वो हमेशा मेरी हिफाजत करेंगे। एक बड़े भाई के रूप में उनका ये हौसला मुझे बहुत अच्छा लगा। हवेली में रहते हुए मैं पानी के जरिए भविष्य देखने और खोई हुई चीजें खोजने की कला के बारे में पढ़ रहा था। इको हमेशा की तरह अपनी मस्ती में थी। उसने मजाक में मुझसे पूछा कि क्या इस जादू से उसकी खोई हुई जवानी मिल सकती है या उसका होने वाला पति मिल सकता है। मैंने भी शरारत करते हुए उसे कह दिया कि तुम जैसी अच्छी लड़की को भला कौन छोड़ेगा। अगर मैं इस खानदान का दूसरा बेटा न होता तो मैं खुद तुमसे शादी कर लेता। वो जोर से हंस पड़ी और मुझे याद दिलाया कि वो मुझसे 10 साल से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन मजाक के अलावा मेरा दिमाग कुछ और भी सोच रहा था। किताबों से मुझे समझ आया कि अगर कहीं बस्ती बसानी है या लोगों को बसाना है तो सबसे पहले पानी का इंतजाम करना सबसे जरूरी है। बिना पानी के न तो समाज बन सकता है और न ही लोग जी सकते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं अब धीरे धीरे अपनी जादुई शक्ति का असली मकसद समझ रहा था। मेरी जादुई पढ़ाई के साथ साथ अब मुझे एक कुलीन जेंटलमैन की तरह व्यवहार करना भी सिखाया जा रहा था। टीचर को लग रहा था कि मैं थोड़ा ज्यादा ही चंचल हो गया हूँ, लेकिन इको का मानना था कि मेरा ये मजाकिया अंदाज ही मेरी असली पहचान है। मैंने भी अपनी खूबसूरत टीचर के सामने मजाक में हाथ उठाकर उनके नाम की सलामी दी, बिल्कुल एक असली जेंटलमैन की तरह। इको मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे मेरा ये नया रूप काफी पसंद आ रहा था, लेकिन मेरा असली जुनून तो अभी भी जादू ही था। मैंने एक नया जादुई प्रयोग किया और उसे इको को दिखाया। मैंने पानी की एक ऐसी गेंद बनाई थी जिसे एक बहुत ही लचीली और मजबूत झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से ढका गया था। इसे छूने पर यह बिल्कुल किसी मखमली चीज जैसा एहसास देती थी। इको तो इसकी कोमलता देखकर दीवानी हो गई। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो इस पर सिर रखकर सोना चाहती है। मैंने भी हंसते हुए उससे वादा किया कि मैं जल्द ही जादू से पानी का एक आरामदायक बिस्तर बनाने की कोशिश करूंगा। तभी खबर मिली कि पिताजी ने मुझे बुलाया है। मेरे मन में थोड़ी घबराहट हुई कि कहीं मैंने फिर से कोई अनजानी गलती तो नहीं कर दी। इको ने चुटकी लेते हुए मुझे उस खून के समंदर वाले हादसे की याद दिलाई। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद था जब मैंने अपनी माँ को खुश करने के लिए जादू से एक विशाल लाल पानी की गेंद बनाई थी, लेकिन उसे देखकर माँ डर के मारे बेहोश हो गई थी और पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इको ने मजाक में कहा कि इस बार भी जरूर कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि इस बार मामला उतना गंभीर न हो। पिताजी से मिलने का समय हो गया था। मैं और इको मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब हम कमरे में पहुंचे तो वहां मेरे भाई इक्सियो पहले से ही मौजूद थे। भाई ने बड़े प्यार से मेरा हाथ थामने की कोशिश की ताकि मैं गिर न जाऊं, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जादू की मदद से मुझे अब अपने आसपास की हर चीज का अंदाजा होने लगा है। भाई मेरी ये बात सुनकर दंग रह गए, पर उन्हें मेरी इस तरक्की पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। फिर मैं अपने माता पिता के सामने पहुंचा। वहाँ का माहौल काफी गंभीर था। पिताजी ने मुझे बताया कि मेरी टीचर क्लारा के मुताबिक मैंने घर बैठे ही स्कूल के सारे पाठ्यक्रम को समय से पहले ही खत्म कर लिया है। उन्होंने मुझसे एक बड़ा सवाल पूछा कि क्या मैं अब सचमुच के स्कूल यानी नोबल एकेडमी जाना चाहूंगा। मैंने तुरंत मना कर दिया। मुझे लगा कि वहां जाकर मैं सिर्फ लोगों की दया का पात्र बनूंगा और मेरी वजह से सबको फालतू की परेशानी होगी। वैसे भी मेरे लिए स्कूल जाने से ज्यादा अपने जादुई प्रयोगों पर ध्यान देना जरूरी था। लेकिन पिताजी ने मुझे समझाया कि ये मामला सिर्फ मेरी पसंद का नहीं है। कुलीन घरानों के बच्चों के लिए स्कूल जाना एक कानूनी जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है। कागजों पर तो मैं पहले से ही वहाँ का छात्र था, लेकिन पिताजी चाहते थे कि मैं असल में वहाँ जाऊँ। उन्होंने बड़े गहरे भाव से मेरी ओर देखा। शायद वो जानते थे कि मेरी स्थिति दूसरों से अलग है, लेकिन नियम तो सबके लिए एक ही होते हैं और मैं उनसे भाग नहीं सकता था। पापा ने बताया कि राजा से मुझे स्कूल न भेजने की खास इजाजत मिल चुकी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। मैं तो मजाक में अपनी पॉकेट मनी और उसे खर्च करने के तरीकों के बारे में बात करने लगा, पर पापा आज काफी गंभीर थे। जब मैंने उनसे अपनी पुरानी गलतियों और उस खून के समंदर वाले हादसे के लिए माफी मांगी तो उन्हें और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मैंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो 6 महीने के लिए मेरा खर्च बंद कर दिया जाएगा। तभी मम्मी ने दखल दिया और मुद्दे की बात शुरू की। असली परेशानी मेरी पढ़ाई नहीं बल्कि मेरी मंगेतर राजकुमारी मिलिका थी। पापा ने मुझे गहराई से समझाया कि अगर मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो समाज में मेरी छवि खराब होगी और इसका सबसे बुरा असर मिलिका पर पड़ेगा। उसकी इज्जत और उसके भविष्य के लिए मेरा स्कूल जाना जरूरी था। मिलिका का नाम
सुनते ही मेरा इरादा बदल गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसे कभी भी नीचा देखना पड़े। भले ही मुझे स्कूल जाना बहुत ही बोरियत भरा और बेकार काम लग रहा था, लेकिन मैंने जाने का फैसला कर लिया। पापा ने भी थोड़ा दिलासा दिया कि मुझे वहाँ सालों तक नहीं रुकना है, बस प्रमोशन टेस्ट देना है। अब मेरे सामने एक नई चुनौती थी, अंधेरे की इस दुनिया से निकलकर उस स्कूल का सामना करना जहाँ सब मुझे एक अलग नजरिया से देखने वाले थे। मुझे पता चला कि अगर मैं तरक्की वाली ये परीक्षा पास कर लेता हूँ तो मेरी पढ़ाई आधिकारिक तौर पर पूरी मान ली जाएगी। मुझे बस 5 बार स्कूल जाना था और ये सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली। भाई इक्सियो और मिलिका भी इसी परीक्षा के साथ स्कूल छोड़ने वाले थे, तो हम सब साथी होने वाले थे। ये सुनते ही मेरी माँ और इको तो जैसे तैयारियों में जुट गईं। माँ फौरन मेरे नए कपड़े और जूतों का नाप लेने लगी। वो चाहती थी कि जब मैं स्कूल जाऊं तो एक शानदार राजकुमार जैसा दिखूं। भाई इक्सियो ने मुझे एक जरूरी बात भी समझाई। उन्होंने कहा कि स्कूल में दूसरे शाही घरानों के लोग भी होंगे जो मुझसे या मिलिका से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, पर मुझे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि भाई ने वादा किया था कि वो साय की तरह मेरे साथ रहेंगे। इको भी बहुत खुश थी। वो मजाक में कह रही थी कि स्कूल में वो मेरी बड़ी बहन बनकर मेरा मार्गदर्शन करेगी। मैंने भी चुटकी लेते हुए कहा कि अगर मैं मिलिका के साथ स्कूल में घूमूंगा तो वहाँ के बाकी लड़के तो मुझसे जल भुन जाएंगे। मुझे मजाक में ये शक भी हुआ कि पता नहीं मिलिका वहाँ इतनी मशहूर है भी या नहीं। राजकुमारी मिलिका मजाक में कह रही थी कि वो भले ही एक राजकुमारी है, लेकिन उसे चाहने वाले लड़कों की कमी नहीं है। कम से कम 5 लड़के तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मैंने भी शरारत करते हुए कहा कि अब मेरा असली राज सबके सामने आ ही गया है। भाई इक्सियो मुझे बड़े अचंभे से देख रहे थे। शायद वो ये सोच रहे थे कि मैं इतनी जल्दी इतना चुलबुला कैसे हो गया। खैर, हम स्कूल के लिए रवाना हुए। पिताजी हमेशा शिकायत करते थे कि घोड़े की बग्घी के झटके कमर तोड़ देते हैं, लेकिन मैंने जादू का ऐसा कमाल दिखाया कि बग्घी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। भाई ये देखकर दंग रह गए। मैंने उन्हें बताया कि जादू कितनी काम की चीज है और इससे मुझे भविष्य में कोई ना कोई अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। भाई ने भी मुस्कुराकर मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि मुझे काम तो जरूर मिलेगा। सफर के दौरान भाई थोड़े फिक्रमंद दिखे। उन्हें लगा शायद मैं पहली बार घर से इतनी दूर जाने में डर रहा हूँ, पर मैंने उन्हें साफ कह दिया कि अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। एक वक्त था जब मैं जरा सी चोट लगने पर खुद को ही दोषी मानता था और गायब हो जाना चाहता था, लेकिन जादू से मिलने के बाद जीने का नजरिया ही बदल गया। अब मेरे अंदर ऐसी जिद है कि अगर पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए तो भी मैं अकेला खड़ा रहूंगा और हार नहीं मानूंगा। भाई ने भी माना कि जादू ने वाकई मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया है। मैंने भाई इक्सियो से माफी मांगी क्योंकि मैं अब पहले जैसा सीधा साधा छोटा भाई नहीं रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब मैं इतनी लंबी और शानदार जिंदगी जीऊंगा कि सारी इंसानियत को मुझसे जलन होने लगेगी। भाई मुझे देखकर हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि शायद मुझ पर इको की संगत का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। जैसे ही हम स्कूल के पास पहुंचे, मुझे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी का एहसास होने लगा। चारों तरफ शोर था और लोगों की आवाजें आ रही थी। अगर ये पुराना कुनो होता तो शायद भीड़ को देखकर डर के मारे छिप जाता, लेकिन आज बात कुछ और थी। राजकुमारी मिलिका ने मेरी बोटाई की तारीफ की तो मैंने भी जेंटलमैन वाला अंदाज दिखाते हुए कह दिया कि अगर ये टाई आपसे ज्यादा सुंदर निकली तो मैं इसे अभी फाड़कर फेंक दूंगा। भाई हम दोनों की ये बातें सुनकर बस अपना सिर पीट रहे थे। स्कूल के गेट पर पहुंचकर मैंने मिलिका से एक अजीब सी जिद की। मैंने कहा कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए लड़की बन सकता हूँ। मिलिका मेरी शरारत समझ गई और उसने एक राजकुमार की तरह मेरा हाथ थामकर मुझे सहारा दिया। हम जैसे ही अंदर पहुंचे, वहाँ के टीचर ने हमारा स्वागत किया। सब मुझे उसी पुराने नाम से पुकार रहे थे, वीर योद्धा के जख्मों वाला राजकुमार। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस अंधेरे से वो मुझे डरा हुआ समझ रहे थे, उसी अंधेरे को मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। टीचर कास्ट मुझे देखकर थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। शायद उन्होंने सुना था कि मैं काफी होनहार और थोड़ा अजीब बच्चा हूँ। मैंने भी अपनी शरारत जारी रखी और उन्हें अपना परिचय एक खूबसूरत लड़की के तौर पर दिया। मैंने उनसे बड़े अदब से कहा कि वो मेरा स्वागत एक राजकुमारी की तरह करे। भाई इक्सियो और मिलिका मेरी ये बातें सुनकर हैरान थे कि मैंने खुद को लड़का बताने के बजाय खूबसूरत शब्द क्यों जोड़ा। भाई और मिलिका मुझे टीचर के भरोसे छोड़कर चले गए और हमने दोपहर के खाने पर मिलने का वादा किया। जैसे ही मैं टीचर के साथ आगे बढ़ा, मुझे लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा था। 100 साल बाद पैदा हुआ वो बच्चा जिसे योद्धा के जख्म मिले हैं और जिसे खुद राजा ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन हर कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा था। कुछ लड़के मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने मुझे एक छोटे से कीड़े जैसा बताया जो बस जमीन पर रेंग सकता है। वो कह रहे थे कि ये सब पुरानी कहानियां और अंधविश्वास हैं, मुझ में कोई खास बात नहीं है। वहाँ प्रिंस राइली भी मौजूद थे, जिनकी नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं थी। टीचर कास्ट ने इन सब बातों पर ध्यान न देने को कहा और मुझे उस परीक्षा के बारे में समझाना शुरू किया जो मेरा भविष्य तय करने वाली थी। मुझे पता चला कि 5 परीक्षाओं के बाद मुझे यहाँ से आजादी मिल जाएगी। वैसे तो इन परीक्षाओं के बीच काफी समय दिया जाता है ताकि छात्र तैयारी कर सके, लेकिन मेरे लिए मामला थोड़ा अलग था। मेरे पिताजी और राजा की गहरी दोस्ती की वजह से मुझे खास तवज्जो दी जा रही थी और मेरी सारी परीक्षा
परीक्षाएं एक साथ ली जाने वाली थी। मैंने टीचर कास्ट से मजाक में कह दिया कि पिताजी और राजा की इस सांठगांठ की वजह से स्कूल पर जो दबाव पड़ रहा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बेचारी टीचर तो मेरी ये बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। परीक्षा शुरू हुई लेकिन मेरा मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं लगातार राजनीति और रसूख वाली बातें किए जा रहा था। टीचर परेशान थी और मुझे बार बार चेतावनी दे रही थी कि मैं उन्हें किसी मुसीबत में न डालूं। उन्हें लगा कि मैं सिर्फ बातें बनाने में माहिर हूँ और पढ़ाई में मेरा कोई ध्यान नहीं है। आखिरकार उन्होंने मुझे डांट कर चुप कराया और फौरन काम शुरू करने को कहा। उन्हें लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी उत्तर पुस्तिका देखी उनके होश उड़ गए। एक सवाल, दो सवाल, यहाँ तक कि सारे विषयों के हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल सही था। मैं बातें भी कर रहा था और उसी दौरान मैंने बिजली की रफ्तार से सारे सही जवाब लिख दिए थे। टीचर तो बस फटी आंखों से मुझे और मेरे काम को देख रही थी। मेरी पहली बड़ी जीत हो चुकी थी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद अब मुझे जोरों की भूख सताने लगी थी। आखिर दिमाग चलाने के लिए पेट का भरा होना भी तो जरूरी है। मैं तो बस शांति से दोपहर के खाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है। मेलिका मुझसे प्यार से पूछ रही थी कि मुझे क्या खाना है। तभी वहाँ एक घमंडी लड़का आ धमका। उसने आते ही बदतमीजी शुरू कर दी। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मुझ जैसे अंधे बच्चे को खुद राजा ने आशीर्वाद दिया है। उसने मेलिका को चुप रहने के लिए कहा और हमारे बीच में दखल देने लगा। मेरे भाई इक्सियो ने जब मुझे बचाने की कोशिश की तो उस लड़के ने भाई की भी बेइज्जती कर दी। उसने भाई को रेंगने वाले कीड़े का भाई कहा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने शोर मचाने के बजाय अपने जादू का इस्तेमाल करने का सोचा। मैंने चुपके से अपनी शक्ति ओरी का इस्तेमाल किया और एक छोटा सा जादुई कमाल कर दिखाया। तभी अचानक किसी की नजर उस लड़के की पैंट पर पड़ी। सब चिल्लाने लगे, अरे देखो, इस राजकुमार ने तो डर के मारे अपनी पैंट ही गीली कर ली। वो लड़का बुरी तरह घबरा गया और अपनी सफाई देने लगा, लेकिन बेइज्जती इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसे वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा। उसके जाते ही हम सब हंस पड़े। मैंने और मेलिका ने तय किया कि हम हैमबर्ग खाएंगे। जब मैंने मेलिका से पूछा कि वो बदतमीज लड़का कौन था तो मेरा सिर चकरा गया। वो कोई और नहीं बल्कि मेलिका का अपना बड़ा भाई और साम्राज्य का छठा राजकुमार लाइल था। मैंने राजकुमारी के भाई की इज्जत का कचरा कर दिया था, पर सच कहूँ तो मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए भाई से कहा कि दुनिया में ऐसा कोई भी बड़ा भाई नहीं होता जो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल न रखे। मेलिका मेरी बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई। शायद उसे अपने भाई लाइल का बर्ताव याद आ रहा था, लेकिन मुझे सच में खुशी थी कि इक्सियो मेरे भाई हैं। वो मुझे इस तरह आत्मविश्वास से भरा देखकर चकित थे। शायद वो मन ही मन सोच रहे थे कि मैं कितना बदल गया हूँ। लाइल जैसे बड़े राजकुमार के साथ मैंने जो हादसा किया था, भाई को उसकी चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे कि घर जाकर पिताजी को इस बारे में क्या जवाब देंगे। खैर, हमने उस वक्त की चिंता छोड़ दी और मजा लेना शुरू किया। हमने साथ मिलकर हैमबर्ग स्टेक खाया। सच कहूँ तो वो मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना था। इक्सियो भाई अब भी थोड़े परेशान थे, लेकिन मैंने उन्हें खाने पर ध्यान देने को कहा। तभी गलियारे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो प्रिंस लाइल ही थे जो बुरी तरह बौखलाए हुए थे। लोग उन्हें शांत होकर चलने के लिए कह रहे थे, पर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी आंखों में वो जंगलीपन और गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी खूंखार राक्षस से हुआ हो। भाई ने मुझे टूका और कहा कि उन्हें राक्षस कहना बंद करूं, लेकिन सच तो यही था कि लाइल अपनी नफरत और गुस्से को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मुझे एहसास हो गया था कि स्कूल का ये पहला दिन तो बस एक शुरुआत है। मेलिका मुझे शाही खानदान के तौर तरीके और रुतबे के बारे में समझा रही थी। उसने बताया कि उसका भाई लाइल छठा राजकुमार है और वो खुद 9वीं राजकुमारी, इसलिए शाही ओहदे में वो उससे काफी नीचे थी। लेकिन जब से मेरी और उसकी सगाई हुई है, दरबार में उसकी अहमियत अचानक बहुत बढ़ गई है। लोग अब उसे अलग नजरिए से देख रहे हैं क्योंकि योद्धा के जख्मों वाले जादुई वारिस यानी मेरे साथ उसका नाम जुड़ा है। मेलिका इस बात से बहुत खुश थी और सच कहूँ तो मुझे भी इस बात का गर्व था। मैंने मजाक में कह दिया कि राजा ने मुझे इतनी प्यारी मंगेतर दी है कि मेरा मन करता है उनके सामने झुककर शुक्रिया अदा करूं, पर जेंटलमैन होने के नाते मैं ये किसी मर्द के लिए तो बिल्कुल नहीं करूंगा। भाई इक्सियो मेरी इन बातों पर बस अपना सिर पकड़ रहे थे। मेरा मन हुआ कि जाकर प्रिंस लाइल से उस हादसे के लिए माफी मांग लूं, पर भाई ने फौरन मुझे रोक दिया। उन्होंने पता था कि मेरी ये शरारत लाइल के गुस्से को और भड़का देगी। खैर, अब दोपहर की आखिरी परीक्षा का समय हो गया था। मुझे बस एक आखिरी बाधा पार करनी थी और फिर मैं स्कूल की इन औपचारिकताओं से आजाद था। मैंने अपनी जादुई शक्ति ओरी का एक नया अभ्यास शुरू किया। जेनिया टीचर ने मुझे सिखाया था कि अगर मुझे जादू से अपनी आंखें बनानी है तो मुझे दुनिया की हर चीज
चीज की बनावट और उसके एहसास को गहराई से समझना होगा। मैंने पानी की एक गेंद बनाई और उसे बिल्कुल एक ताजा सेब जैसा एहसास दिया, वही कड़ापन और वही बनावट। भाई इक्सियों हैरान थे कि मैं हवा में हाथ मार कर क्या कर रहा हूँ। मैंने उन्हें समझाया कि मैं अपनी जादुई ओरिजिनलिटी को निखारने के लिए अलग अलग चीजों के एहसास के नमूने इकट्ठा कर रहा हूँ। हर नई बनावट जिसे मैं महसूस कर पा रहा था मुझे उस रोशनी के और करीब ले जा रही थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। स्कूल का माहौल अब धीरे धीरे असली लगने लगा था। मैंने राजकुमारी मिलिका को देखते ही अपने खास अंदाज में कह दिया कि आज अगर उनकी आवाज आखिरी बार सुन रहा हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया में उदासी छा गई है। मिलिका ने मजाक को समझते हुए बड़े प्यार से जवाब दिया कि शाम होते ही स्कूल खत्म हो जाएगा तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। भाई इक्सियों हमारी ये रोमांटिक और मजाकिया बातें सुनकर बस चकित रह गए। अब मेरी आखिरी परीक्षा का समय था और इस बार मुझे ये परीक्षा किसी अलग कमरे में नहीं बल्कि बाकी सभी छात्रों के साथ बैठकर देनी थी। मुझे टीचर कास्ट के उस खास कमरे की याद आ रही थी जहां हमने काफी समय बिताया था। परीक्षा के दौरान हमारी काफी बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज बताया था। उन्होंने बताया कि वो एक लड़के के पीछे पीछे टीचर बनने यहाँ आई थी, लेकिन किस्मत देखिए वो लड़का फेल हो गया और वो खुद यहाँ 2 साल से नौकरी कर रही हैं। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी और उन्होंने भीड़ के बीच भी मुझ पर नजर रखने का वादा किया। तभी मिलिका की सहेलियां हमारे पास आईं। वो सब मिलिका के मंगेतर यानी मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। जब भाई इक्सियों ने मेरा परिचय करवाया तो वो सब मुझे देखकर दंग रह गई। उन्हें मैं बहुत प्यारा लगा और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं दिखने में भाई इक्सियों से भी ज्यादा समझदार लगता हूँ। मैंने बड़े आत्मविश्वास के साथ सबको अपना नाम बताया, मैं हूँ कुनुग्रियोन। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं इस भीड़ से डरा हुआ नहीं हूँ बल्कि इसे जीतने के लिए तैयार हूँ। मैंने बड़े गर्व से सबके सामने अपना परिचय दिया कि मैं राजकुमारी मिलिका का मंगेतर और इक्सियो भाई का छोटा भाई हूँ। सच कहूँ तो मिलिका की सहेलियों को देखकर मुझे बड़ी राहत मिली। जब मैं स्कूल में आया था मैंने देखा कि कोई भी मिलिका या भाई से बात करने नहीं आ रहा था। मुझे फिक्र होने लगी थी कि कहीं स्कूल में इन दोनों का कोई दोस्त ही न हो। मुझे लगा था कि शायद मुझे ही अपनी मिसाल देकर इन्हें तसल्ली देनी पड़ेगी कि अकेले रहना भी कोई बुरी बात नहीं है, पर शुक्र है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन मिलिका ने जब असली वजह बताई तो मैं दंग रह गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने खुद सबको मना कर रखा था कि कोई हमारे पास न आए ताकि वो मेरे साथ सुकून से वक्त बिता सके। मिलिका की इस मासूमियत और फिक्र ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने मजाक में कह दिया कि वैसे भी इंसान अकेला रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और मिलिका जानती थी कि मैं ऐसा ही कुछ कहूंगा। तभी माहौल फिर से गर्म हो गया। प्रिंस लायल को परीक्षा के लिए बुलाया गया लेकिन उनके तेवर अब भी कम नहीं हुए थे। उन्होंने सरेआम टीचर की बेइज्जती की और उन्हें इंतजार करने को कहा। उनके अंदर का घमंड साफ दिख रहा था। खैर अब वो घड़ी आ गई थी जिसका हम सबको इंतजार था। आखिरी परीक्षा शुरू होने वाली थी और इस बार ये किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि सबके साथ एक ही हॉल में होने वाली थी। मेरा सामना अब नोबल एकेडमी के उन सभी धुरंधरों से था जो खुद को सबसे काबिल समझते थे। मैं अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था तभी प्रिंस लायल का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वो लेट हो रहे हैं। स्कूल के बाकी बच्चे उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि पिछले स्कूल में उन्होंने बहुत बवाल किया था तो कोई उनके शाही व्यवहार पर सवाल उठा रहा था। लायल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्हें ये पीठ पीछे की खुसफुसर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि क्यों न इस जलती आग में थोड़ा और घी डाला जाए। मैं मुस्कुराते हुए उनके बिल्कुल करीब गया और बड़े प्यार से अपना हाथ बढ़ाकर कहा, नमस्ते लायल भाई साहब, मैं हूँ कुनुग्रियोन, आपकी प्यारी बहन मिलिका का मंगेतर और आपका होने वाला छोटा भाई। पिछली बार हम ढंग से मिल नहीं पाए थे तो सोचा आज कसर पूरी कर लूं। लायल तो जैसे पागल ही हो गए। उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से झटका और चिल्लाए, मुझसे दूर रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा जैसे किसी शिकारी कछुए ने पकड़ लिया हो। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि उन्होंने मुझे बोलने या हाथ छूने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। मैंने बड़े सुकून से जवाब दिया, वाह आपकी आवाज कितनी दमदार है और सच कहूँ तो आपको छूकर महसूस हो रहा है कि आप बड़े ही रोबीले राजकुमार होंगे। काश मेरी आंखें देख सकती तो मैं आपको तब तक देखता रहता जब तक आपकी नजरों में छेद न हो जाए। मेरी इस बात ने उन्हें और भी चिढ़ा दिया। तभी टीचर कास्ट ने दखल दिया। उन्होंने आखिरी परीक्षा की बारीकियों के बारे में बताना शुरू किया। अब मजा आने वाला था। मैंने लायल भाई साहब के रोबीले चेहरे का मजाक क्या उड़ाया। वो तो जैसे शर्म के मारे पानी पानी हो गए। मिलिका उन्हें इस तरह परेशान देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। उसने कहा कि उसने अपने बड़े भाई को पहले कभी इतना झेंपते और घबराते हुए नहीं देखा था। लायल ने झल्लाकर मेरा हाथ झटका और मुझे साफ कह दिया कि अब मैं अपना हाथ उनके ऊपर से हटा लूं। मैंने भी मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया कि चलो आखिर वो मेरी बात समझ तो गए। तभी टीचर कास्ट ने नतीजों का ऐलान किया और जैसा कि मुझे यकीन था हम सब ने परीक्षा पास कर ली थी। प्रिंस लायल, भाई इक्सियो, मिलिका और मैं हम सब अब आधिकारिक तौर पर स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले थे। मिलिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। टीचर कास्ट ने मुझे विदा करते हुए कहा कि मैं एक बहुत ही अजीब लेकिन
बेहद होनहार छात्र रहा हूँ। मैंने जाते जाते उनसे भी एक शरारत कर ली और पूछा कि अगर वो अभी भी सिंगल हैं तो क्या वो मेरे भाई एक्सयू से मिलना चाहेंगे। भाई तो शर्म के मारे लाल हो गए और मुझे फौरन वहाँ से खींच कर ले गए। लाइल तो गुस्से में अपनी टीम के साथ वहाँ से चले गए, लेकिन मेरा असली सफर तो अब शुरू हो रहा था। मैंने अपनी जादुई शक्ति ओरी का अगला लेवल आजमाना शुरू किया। मैंने पानी के तेज भंवर बनाए और उन्हें एक साथ 10 अलग अलग जादुई गेंदों में बांट दिया। मैंने उनमें रंग भरे और उनकी बनावट को पूरी तरह बदल दिया। मैं अपनी जादुई नजरों को मुकम्मल करने के लिए हर एक बारीक एहसास और नमूने को अपने जादू में ढाल रहा था। अब मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने अपने जादू में बनावट के साथ साथ अब आकार और तापमान को भी जोड़ना शुरू कर दिया था। मेरा वाटर मैजिक अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक एहसास बन चुका था। तभी जेनिया टीचर ने मुझसे कहा कि वो मुझे एक बहुत ही जरूरी सच्चाई बताना चाहती हैं। मुझे लगा शायद वो मेरे स्कूल से ग्रेजुएट होने की खुशी में किसी शानदार डिनर की बात करने वाली हैं। मैंने भी एक जेंटलमैन की तरह झट से कह दिया कि डिनर का ऑफर तो मेरी तरफ से होना चाहिए, लेकिन टीचर के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उन्होंने पूछा कि क्या मैं एक चौंकाने वाली सच्चाई सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैंने मजाक में पूछ लिया, टीचर कहीं आप आसमान से उतरी कोई देवी तो नहीं जो अब वापस अपनी जादुई दुनिया में जा रही है। मुझे उनकी ये जादुई कहानी बहुत पसंद आती, पर हकीकत कुछ और ही थी। उन्होंने बड़े भारी मन से स्वीकार किया कि अब उनके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब वो मुझे और धोखा नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे बुनियादी और बिना हमले वाले जादू की हर वो बारीकी सिखा दी थी जो उन्हें आती थी, लेकिन अब मेरी जादुई पकड़ और समझ खुद उनसे भी आगे निकल चुकी थी। उन्हें यकीन था कि जैसे ही मैं कोई नया और मुश्किल जादू सीखूंगा, मैं उन्हें पलक झपकते ही पीछे छोड़ दूंगा। मुझे अपनी टीचर की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उनके शब्दों में मेरे लिए एक गहरा सम्मान और गर्व छिपा था। जेनिया टीचर की बातों ने मुझे थोड़ा भावुक कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वो अपनी जादुई तरकीबों से मुझे उलझाने की कोशिश कर रही थी। सच कहूं तो मुझे उनकी वो छोटी छोटी चालाकियां बहुत पसंद थी। उन्हीं की बदौलत मेरे जादू का दायरा बढ़ा और मैंने पानी की शक्ति को एक नई गहराई से समझना सीखा। मैंने उन्हें याद दिलाया कि अगर आज मेरे पास जीने का कोई मकसद है तो वो उन्हीं की वजह से है। उन्होंने ही मुझे वो उम्मीद दी थी कि जादू के जरिए मैं एक दिन अपनी आंखें बना पाऊंगा, लेकिन टीचर के मन में एक अजीब सी उलझन थी। उन्हें लग रहा था कि वो मुझे और घर वालों को धोखा दे रही हैं। मुझे लगा शायद उन्हें मिलने वाली सैलरी कम लग रही है, इसलिए मैंने झट से कह दिया कि मैं पिताजी से बात करके उनकी तनख्वाह बढ़वा दूंगा, आप बस मुझे पढ़ाना मत छोड़िए। पर मामला मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा था। टीचर ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उन्हें इतनी भारी सैलरी लेने में अब दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने माना कि वो पिछले कुछ समय से बस सबक को लंबा खींच रही थी ताकि वो अपनी नौकरी पर बनी रह सके। ये सुनकर मुझे उनकी सच्चाई पर और भी ज्यादा गर्व हुआ। हमारी गुरु शिष्य वाली ये यात्रा भी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी जहां से आगे का रास्ता मुझे खुद अपनी काबिलियत के दम पर तय करना था। जेनिया टीचर का फैसला अटल था। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो मुझे और नहीं सिखा सकती और मुझे किसी और बहुत बड़े जादूगर की जरूरत है। उन्होंने लग रहा था कि वो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मैंने उनसे जिद की, टीचर आप मुझे और धोखा दीजिए। मुझे आपकी वो चालाकियां और जादुई तवक्कुई बेंगाली बौखा बहुत पसंद हैं। कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। सच तो ये था कि उन्हीं तवक्कुई बेंगाली बौखा ने मेरी जादुई सोच को एक नई उड़ान दी थी। टीचर मेरी बात सुनकर भावुक हो गई। उन्होंने देखा था कि दुनिया मुझे जीनियस कहती है, पर हकीकत में मैंने कितनी बार गिरकर संभलना सीखा है। मेरी मेहनत और बार बार कोशिश करने के जुनून ने उन्हें भी प्रेरित कर दिया था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो हार नहीं मानेंगी और अपनी जादुई साधना फिर से शुरू करेंगी, ताकि वो अपने ही छात्रों से बहुत पीछे न रह जाए। इसी बीच मुझे एक और खबर मिली। मेरी इतिहास की टीचर क्लारा जी भी काम छोड़कर जा चुकी थी। मेरा घर पर ही सारा कोर्स पूरा हो गया था और मैं आधिकारिक तौर पर स्कूल से स्नातक भी हो चुका था, इसलिए उनका काम खत्म हो गया था। दुख इस बात का था कि वो मुझसे बिना मिले ही चली गई। इको ने बताया कि वो विदाई के वक्त अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती और रो पड़ती, इसीलिए उन्होंने चुपचाप जाना ही बेहतर समझा। मैंने तय किया कि मैं उन्हें शुक्रिया का एक प्यारा सा खत लिखूंगा। आखिर इन्हीं लोगों ने तो मुझे उस अंधेरे से लड़ना सिखाया था जिसमें मैं पैदा हुआ था। इको ने चलते चलते मुझसे एक बड़ी ही अजीब और मजेदार फरमाई बेंगाली तलब शौकर दी। उसने कहा कि जब मैं फ्लारा जी को खत लिखूं तो उनसे ये जरूर पूछूं कि क्या उनकी जान पहचान में कोई 18 से 25 साल का नौजवान है। वो कोई लंबा चौड़ा और हैंडसम होना चाहिए। कमाल है, वो तो अपने लिए शादी का रिश्ता ढूंढने की फिराक में थी। मुझे ये सुनकर थोड़ा धक्का लगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम भी मुझे अकेला छोड़कर जाने वाली हो? उसने बड़े प्यार से कहा कि आमी अब इतना काबिल हो गया हूँ कि अकेले रह सकता हूँ। पर मैंने उसे मजाक में डरा दिया। मैंने
कहा कि जेनिया और फ्लारा टीचर तो पहले ही जा चुकी हैं। अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? मैंने सुना है कि खरगोश अकेलेपन में मर जाते हैं, कहीं मेरा हाल भी वैसा ही ना हो जाए। मैंने साफ कह दिया कि मैं उसके लिए किसी हैंडसम लड़के के बारे में नहीं पूछने वाला। लेकिन अब असली सवाल ये था कि मेरा अगला गुरु कौन होगा। जेनिया जी ने कहा था कि मुझे अब किसी रॉयल क्लास जादूगर की जरूरत है। भाई इक्सियो ने बताया कि स्कूल में एक बहुत ही ताकतवर जादूगर की चर्चा हो रही है। लड़कियां किसी जियो नाम के शख्स की दीवानी हो रही थी। तभी माँ ने पूछा, कहीं वो जियोनली फिंडॉल तो नहीं? भाई ने बताया कि वो जादूगर अपनी बेपनाह जादुई शक्ति के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। बस मैंने तो अपना फैसला सुना दिया। मैंने तुरंत कहा, अगर वो इतना ही काबिल है तो मुझे वही टीचर चाहिए। घर वाले मुझे रुकने के लिए कहते रहे, पर मेरा मन तो अब उस नए उस्ताद से मिलने के लिए मचल रहा था। एक चाहिए। पर पिताजी ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने बताया कि शाही जादूगरों को घर बुलाना नामुमकिन है, क्योंकि वो सिर्फ राजा के आदेश मानते हैं और महल से बाहर बहुत कम निकलते हैं। बस फिर क्या था, मैंने अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाया और एक मास्टर प्लान तैयार किया। मैंने पिताजी से कहा कि मैं उनके साथ महल जाऊंगा और वहाँ इत्तेफाक से रास्ता भटक जाऊंगा। फिर वही शाही जादूगर मुझे ढूंढेंगे और मैं अपनी मासूमियत से उन्हें अपना उस्ताद बनने के लिए मना लूंगा। पिताजी मेरी इस बेतुकी योजना पर अपना सिर पकड़ रहे थे। उन्हें लगा इसमें कामयाबी की 1% गुंजाइश भी नहीं है, पर मैंने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि इसका सक्सेस रेट 90% है। पिताजी भले ही मेरी बात न माने, पर मेरी प्यारी मम्मी ने तो कह दिया कि मेरा ये प्लान एकदम परफेक्ट है। माँ का प्यार वाकई कमाल का है। उन्होंने पिताजी को इस तरह मनाया कि उन्हें न चाहते हुए भी मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। पिताजी बोले कि वो राजा से इस बारे में सलाह जरूर करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे ज्यादा उम्मीद न रखने की चेतावनी भी दी। मुझे पता था कि पिताजी माँ की किसी बात को टाल नहीं सकते और मेरा काम बन गया। महल में भी मेरे चर्चे शुरू हो गए थे। लोगों के लिए ये बात बिल्कुल अनसुनी थी कि मुझ जैसा एक नौसिखिया जादूगर किसी शाही जादूगर से मिलने की ख्वाहिश रखे। ऊपर से प्रिंस लाइल के साथ मेरा वो किस्सा भी आग की तरह फैल चुका था। राजकुमारी मिलिका की सहेलियां और महल के लोग हैरान थे कि वो मुझ छोटे से जादूगर के लिए इतनी पागल क्यों हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब मुझे न सिर्फ मिलने की इजाजत मिली, बल्कि खबर आई कि शाही जादूगर ने खुद मुझ में दिलचस्पी दिखाई है। पिताजी भी इस बात से दंग थे कि जिस मुलाकात को वो नामुमकिन कह रहे थे, वो इतनी आसानी से कैसे तय हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मैं आजकल कौन सा नया जादू सीख रहा हूँ। मैंने उन्हें अपना ओरी दिखाया और पानी का रंग बदलकर उसे बिल्कुल सफेद और गाढ़ा कर दिया। पिताजी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सचमुच पानी ही है। उन्होंने माना कि जादू वाकई एक रहस्यमयी और अद्भुत चीज है। अब मेरा रास्ता साफ था। शाही महल और जियोनली फिंडोर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे जादुई प्रयोग अब और भी मजेदार होते जा रहे थे। मैंने पानी से एक छोटी सी बिल्ली तैयार की थी। हालांकि अभी उसकी हरकतें थोड़ी अजीब थी, पर मेरा लक्ष्य था कि मैं जल्द ही उसकी आवाज यानी म्याऊं को भी जादू से पैदा कर सकूं। मैंने पापा से कहा कि क्यों न हम एक असली बिल्ली पाले, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि बिल्ली मेरे पैरों के पास घूमेगी और मैं उससे टकराकर गिर जाऊंगा। उन्हें मेरी सुरक्षा की हमेशा बहुत चिंता रहती थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब जादू की मदद से मैं अपने आसपास की हर चीज को समझ सकता हूँ, पर वो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने बताया कि हमारी टीना भी बिल्लियों के बजाय कुत्तों को ज्यादा पसंद करती है। मैंने पापा का शुक्रिया अदा किया कि वो पूरे परिवार का इतना ख्याल रखते हैं। तभी मैंने इको की एक और बात पापा को बताई। उसने कहा था कि कुलीन घरानों में बाहर बिल्ली पालना एक तरह का रसूख और शान की निशानी माना जाता है। बस उसे घर के अंदर लाना थोड़ा उछापन लगता है। पापा को इको के दिमाग पर शक तो हुआ, पर जब मैंने बताया कि राजकुमारी मिलिका का भी यही मानना है, तो वो सोच में पड़ गए। उन्होंने ये स्टेटस सिंबल वाला आइडिया बुरा नहीं लगा। हम इस बिल्ली पुराण में उलझे ही थे कि तभी महल से एक संदेशवाहक आ पहुंचा। शायद मेरी मंजिल का बुलावा आ गया था। महल में मेरा स्वागत उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार था। वहां मेरी मुलाकात दूसरी राजकुमारी रेशिया से हुई। मैंने बड़े ही जेंटलमैन अंदाज में अपना परिचय दिया और उन्हें लेडी कहकर सलाम किया। रेशिया ने बताया कि उन्होंने मिलिका से मेरे बारे में काफी कुछ सुना है। तभी उनकी नजर मेरी जादुई पानी की बिल्ली पर पड़ी। वो उसे देखकर इतनी खुश हुई कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो कोई असली बिल्ली नहीं बल्कि मेरा जादू है। जब मैंने सच बताया तो वो दंग रह गई। उन्होंने माना कि मेरी काबिलियत उन अफवाहों से भी कहीं बढ़कर है जो उन्होंने सुनी थी। अब मुझे उस काले टावर की तरफ जाना था जहां मेरी जादुई खोज के नए रास्ते खुलने वाले थे। पिताजी राजा से मिलने चले गए और मैंने उनसे कह दिया कि मैं अकेला ही घर लौट जाऊंगा, क्योंकि मुझे मिलिका से भी मिलना था। जाते जाते मैंने उन्हें उस मशहूर रेस्टोरेंट की याद दिलाकर थोड़ा शर्मिंदा भी कर दिया, जहां उन्होंने मम्मी को पहली बार अपने प्यार का यकीन दिलाया था। पिताजी बस मुस्कुरा दिए और मुझे बग्घी का इंतजाम करने का भरोसा देकर विदा किया। टावर की तरफ बढ़ते हुए मेरी गाइड, जो खुद अभी नई टीचर थी, मेरे चलने को
लेकर थोड़ी फिक्रमंद दिखी, पर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मुझे अब ठोकर लगने का कोई डर नहीं है। हम बातों बातों में जादू की गहराइयों में डूब गए। मैंने उनसे जादू के नए और अनोखे सिद्धांतों पर चर्चा शुरू की। भले ही वो अभी सीख रही थी, पर मेरी बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा सफर अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां रोमांच और ज्ञान का एक नया संगम मेरा इंतजार कर रहा था। मैं अपनी गाइड के साथ काले टावर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मेरा दिमाग तो जादू के नए और अनोखे सिद्धांतों में उलझा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हम पुरानी जादुई व्याख्याओं को नई तकनीकों के साथ जोड़ सकते हैं, या फिर क्या हम जादू के गोल घेरों को हवा में एक नई शक्ल दे सकते हैं। बेचारी गाइड तो मेरी ये बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने तो हाथ ही जोड़ लिए और कहा कि चलते चलते वो इतने ऊंचे लेवल की बातें नहीं कर सकती, उसका सिर चकरा रहा है। रास्ते में मुझे शाही खानदान के बारे में कुछ और दिलचस्प राज पता चले। मलिका के परिवार में कुल 17 भाई बहन हैं, 7 राजकुमार और 10 राजकुमारियां। वहाँ गद्दी पर कौन बैठेगा ये सिर्फ उम्र से तय नहीं होता, बल्कि आपकी काबिलियत और कारनामों पर निर्भर करता है। इसीलिए वहाँ हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। मलिका को फिक्र थी कि कहीं मैं भी इस राजगद्दी की खींचतान और साजिशों में न फंस जाऊं, पर मेरा ध्यान तो अपनी जादुई मंजिल पर था। पैदल चलना मुझे काफी बोरियत भरा लग रहा था, तो मैंने बैठे बैठे एक नया जादुई पैंतरा आजमाया। मैंने अपने जूतों के नीचे पानी की एक बहुत पतली परत बिछाई और उसे जादू से जमाकर बर्फ बना दिया। अब मैं जमीन पर पैर घिसटने के बजाय एक बर्फीले झूले की तरह तेजी से फिसलने लगा था। ये किसी बर्फ की स्लिट जैसा था, जो चलने से कहीं ज्यादा तेज था। मैंने गाइड को भी ये आजमाने के लिए कहा। वो पहले तो झिझकी, पर मेरा ये अनोखा अंदाज देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि तेज रफ्तार में संतुलन बनाए रखना ही असली जादू था। चलते चलते मेरी गाइड ने मुझे एक जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि मुझे महल की राजनीति से दूर रहना चाहिए और किसी भी खास गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं बिना सोचे समझे किसी भी दस्तावेज पर साइन न करूं, पर मेरा ध्यान तो बस अपनी नई जादुई स्केटिंग पर था। मैंने उनसे मजाक में कहा कि मैं आपके जैसी सुंदर गाइड के साथ इस बर्फीली स्लाइड का मजा लेना चाहता हूँ। हमारी रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ सिपाही हमें रोकने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें लगा कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो मेरी जादुई खोज का हिस्सा था। आखिरकार हम उस काले टावर पहुंच गए, जहां मेरी मुलाकात शाही जादूगरों के मुखिया लोंडी मोन डॉक्टर से हुई। उन्हें देखते ही मुझे एहसास हुआ कि उनकी जादुई शक्ति राजकुमारी रेशिया से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और अलग दर्जे की थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बाएं कंधे पर पानी का जादुई निशान यानी क्रेस्ट है, जिसे 2 स्टार रैंक मिली है। मुझे पहली बार पता चला कि जादू की 7 मुख्य खूबियां होती हैं: आग, पानी, मिट्टी, हवा, रोशनी, अंधेरा और शैतानी शक्ति, और इन सब के 5 लेवल होते हैं। इसका मतलब ये था कि मैं अभी सिर्फ दूसरे लेवल पर था, जो कि सबसे आम रैंक मानी जाती है। मेरी गाइड भी हवा के दूसरे लेवल पर ही थी। मुखिया लोंडी मेरी बातों से काफी प्रभावित दिखे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो दूसरों से अलग हैं। मैंने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि मुझे आपकी जादुई ऊर्जा की सघनता साफ महसूस हो रही है। मैंने एक मजेदार मिसाल देते हुए कहा कि अगर मैं और राजकुमारी रेशिया साधारण चीज हैं, तो आप उस चीज का सबसे शुद्ध और गाढ़ा रूप हैं। मेरी इस बेबाक बात ने मुखिया के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। उन्हें शायद अंदाजा हो गया था कि मेरी नजरें भले ही न हों, पर मेरी समझ बहुत गहरी है। मैंने लोंडी सर से कहा कि उनकी जादुई ऊर्जा की महक बिल्कुल उस ब्लू चीज जैसी है, जिसे बहुत मेहनत से बनाया जाता है। उन्हें मेरी ये मिसाल थोड़ी अजीब लगी, पर वो समझ गए कि मैं उनकी शक्ति की गहराई की बात कर रहा हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो 3 स्टार रैंक के जादूगर हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी असली रैंक दिखाई। वो एक 4 स्टार जादूगर थे। मुझे जादुई सितारों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए मैं हैरान नहीं हुआ, पर लोंडी सर ने मुझे एक बहुत जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि रैंक से सिर्फ ये पता चलता है कि आपके पास जादुई शक्ति कितनी ज्यादा है, लेकिन असली बात ये है कि आप उस शक्ति को कैसे सीखते हैं और उसे बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बातचीत के बाद लोंडी सर ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अब असली मजा शुरू होगा, क्योंकि वो खुद मेरा टेस्ट लेना चाहते थे। महल में मौजूद लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा एक छोटा सा बच्चा, जिसे लोग योद्धा के जख्मों वाला कहते हैं, उसने मशहूर नाइटदारियों तक को छका दिया था। हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि मेरी जादुई कलाकारी में आखिर ऐसा क्या खास है जो बड़े बड़े दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। मेरी परीक्षा का सबसे रोमांचक पल अब मेरे सामने था। लोंडी सर ने मेरे सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। अगर मैं इस टेस्ट में पास हो गया तो मुझे शाही जादूगर से सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने मिकोतो नाम के एक छात्र को बुलाया और उससे पानी की जादुई गेंद यानी ओरी बनाने को कहा। फिर उन्होंने मुझसे वो बात कही जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, कुनो, क्या तुम इस जादू को अपनी शक्ति से चुरा सकते हो? जादू को जादू से चुराना। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। जेनिया टीचर ने मुझे सिखाया था कि ओरी का इस्तेमाल पानी पैदा करने और उसे नियंत्रित करने के लिए होता है, लेकिन किसी दूसरे जादूगर द्वारा बनाए गए पानी पर कब्जा करना है तो बिल्कुल अलग ही लेवल की बात थी। मिकोतो ने पानी की गेंद बनाई और मैंने अपनी पूरी जादुई शक्ति उस पर केंद्रित
प्रभावित कर दी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि किसी और के बनाए जादू को काबू करना मेरे लिए बिल्कुल नया था। जैसे ही मैंने कोशिश की, मुझे एहसास हुआ कि इन शाही जादूगरों की सोच कितनी गहरी है। जो बात मुझे और जीनिया टीचर को कभी नहीं सूझी, उसे लोंडी सर ने कितनी आसानी से मेरे सामने रख दिया। और फिर चमत्कार हुआ। मैंने उस पानी की गेंद को अपनी जादुई लहरों से खींच लिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। वहाँ मौजूद सभी जादूगर सन्न रह गए। लोंडी सर की आंखों में चमक थी। उन्हें यकीन हो गया था कि मैं कोई मामूली बच्चा नहीं हूँ। एक जादूगर तो इतना प्रभावित हुआ कि उसने लोंडी सर से मुझे मांग लिया ताकि वो मुझे सिखा सके। वहाँ मजाकिया बहस छिड़ गई कि किसे मुझे सिखाने का हक है। कोई चिल्ला रहा था कि इसे हाल ही में इसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है तो ये खुद का ख्याल नहीं रख सकता, मेरा क्या रखेगा। मैं बस चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मेरी काबिलियत ने अपना रंग दिखा दिया था। लोंडी सर ने जब देखा कि टावर के सारे जादूगर मुझे अपने पास रखना चाहते हैं तो वो मुस्कुरा दिए। मैंने धीरे से पूछा, सर क्या मैं टेस्ट में पास हो गया? पर उन्हें अभी और भी मजा चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो खुद मेरे जादू का एहसास करना चाहते हैं। मैंने उन्हें अपनी जादुई लहरों को महसूस करने दिया और उनकी खुशी देखने लायक थी। ये देखकर बाकी जादूगर तो जल भुन गए। कोई उन्हें स्वार्थी कह रहा था तो कोई मजाक में उन्हें बूढ़ा बोलकर मुझे अपने पास बुला रहा था। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था कि इतने बड़े बड़े जादूगर एक बच्चे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तभी लोंडी सर ने मुझसे एक ऐसी जादुई गेंद के बारे में पूछा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने उन्हें अपने सुपर इलास्टिक वाटर स्फीयर के बारे में बताया। ये पानी की एक ऐसी गेंद थी जिसे मैंने एक बहुत ही लचीली और मजबूत झिल्ली में कैद किया था। मैंने समझाया कि अगर इसे बड़ा बनाया जाए तो ये दुनिया का सबसे कोमल बिस्तर बन सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई ऊंचाई से गिरे तो ये गेंद उस झटके को पूरी तरह सोख लेगी। लोंडी सर तो मेरी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में चमक आ गई। मैंने उन्हें और हैरान करते हुए कहा कि अगर मैं इसकी उछाल बढ़ा दूं तो हम सीधे महल की दूसरी मंजिल तक छलांग लगा सकते हैं। लोंडी सर को मुझ में इतना रस आने लगा था कि उन्होंने कहा, कुनो, अगर मैंने तुम्हें और आजमाया तो शायद मैं तुम्हें आज घर ही नहीं जाने दूंगा। उनका मन कर रहा था कि मुझे हमेशा के लिए यहीं रोक ले, पर भाई मुझे तो अपनी मंगेतर मिलिका के साथ डिनर पर जाना था। मैंने बड़े अदब से उनसे माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी डेट मिस नहीं कर सकता। लोंडी सर थोड़े निराश जरूर हुए पर मेरी काबिलियत ने अपना काम कर दिया था। टावर के सारे जादूगर मुझे अपने पास रखना चाहते थे लेकिन लोंडी सर की नजरें कुछ और ही तलाश रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, कुनो, क्या तुम बिल्ली के अलावा इंसान भी बना सकते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर, क्यों नहीं। मैंने फौरन अपनी शक्ति ओरी का इस्तेमाल किया और पानी से एक चलता फिरता पुतला तैयार कर दिया। हालांकि उसकी चाल अभी थोड़ी अजीब थी पर लोंडी सर समझ गए कि मेरे इस जादू की कोई सीमा नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि अगर मैं चाहूँ तो इस पानी के पुतले से वो सब करवा सकता हूँ जो एक असली इंसान के बस की बात नहीं। मैंने एक बार प्रयोग के तौर पर किसी को हवा में उड़ाने की कोशिश की थी। जो एहसास तो बहुत अच्छा नहीं था पर देखने वालों के होश उड़ गए थे। ये सुनकर टावर की लेडी जादूगर और लोंडी सर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सब मेरा ये उड़ने वाला जादू देखने के लिए बेताब हो गए। वहाँ जादूगरों के बीच मजाक और खींचतान भी चल रही थी। कोई उस बेचारे जादूगर को चिढ़ा रहा था जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी तो कोई अपनी काबिलियत के कसीदे पढ़ रहा था। लेकिन लोंडी सर ने माहौल को शांत किया। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, कुनो, तुम्हारी जादुई शिक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। अगली बार हम दोपहर के खाने पर बैठेंगे और जादू की इन गहराइयों पर खुलकर चर्चा करेंगे। मुझे थोड़ा डर था कि कहीं मैं महल की गुटबाजी या किसी खास गुट में न फंस जाऊं, पर उन्होंने साफ कर दिया कि एक रॉयल मैजिशियन के लिए ताकत और रुतबा कोई मायने नहीं रखते। मैं अब एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा था जहां सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का राज था। लोंडी सर ने जब मेरा लक्ष्य सुना कि मैं जादू से अपनी आंखें बनाना चाहता हूं तो वो सच में प्रभावित हुए। उन्हें मेरा ये नजरिया बहुत ही अनोखा लगा। लेकिन तभी पिताजी की एंट्री हुई। आज उन्होंने 2 बार मेरे बारे में ऐसी बातें सुनी थी जो उन्हें पसंद नहीं आई थी और उनका चेहरा देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि अब डांट पड़ने वाली है। उन्होंने मुझे जादुई शक्ति के बारे में एक ऐसी बात सिखाई जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा कि जादू सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल करने वाले की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। किसी के कहने पर किसी को चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना कभी सही नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता हूं तो उसके हर अच्छे और बुरे अंजाम का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूंगा। उनकी बातों की गंभीरता ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं टावर के उन महान जादूगरों के बीच और उनकी बातों में इतना खो गया था कि मुझे समय का एहसास ही नहीं रहा। सब मुझे इतना पसंद करने लगे थे कि मैं वहीं रुक गया। तभी अचानक मुझे याद दिलाया गया कि मुझे मिलिका को लेने जाना था। डिनर का समय हो चुका था और बाहर अंधेरा छाने लगा था। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मैं यहाँ पसीने से लथपथ था, सांस फूल रही थी और उधर एक राजकुमारी मेरा इंतजार कर रही थी। ऐसी हालत में मिलिका के सामने जाना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। मुझे बिना वक्त गंवाए वहाँ पहुँचना था। देर हो रही थी और मेरी हालत खराब थी। पसीने से तरबतर और हाफते हुए राजकुमारी के सामने जाना किसी जेंटलमैन को शोभा नहीं देता। तभी राजकुमारी रेशिया ने एक तरकीब सोची। उन्होंने बताया कि उनके पास हवा का
जादुई निशान है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर वो अपनी हवा की शक्ति से मेरी पानी की गेंद को धक्का दे तो हम उड़कर पलक झपकते ही मिलिका के पास पहुंच सकते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा हिचकिचाया। मेरा मानना है कि अकेले में किसी लड़की के साथ हवा में उड़ना या तैरना सही नहीं है और मैंने तय किया था कि मेरा पहला जादुई सफर मेरी मंगेतर मिलिका के साथ ही होगा। मैंने रेशिया जी को ये भी कहा कि लोग हमारे बारे में गलत बातें सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने हंसते हुए सारी बातें टाल दी। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका कोई मंगेतर नहीं है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। मजबूरन मुझे उनके साथ उस पानी की गेंद पर बैठना पड़ा। रेशिया ने अपनी हवा की शक्ति का ऐसा झोंका मारा कि हम सीधे आसमान में उड़ने लगे। रफ्तार इतनी तेज थी कि मेरे होश उड़ गए। हम सही समय पर पहुंच तो गए, लेकिन लैंडिंग थोड़ी जबरदस्त रही। मेरी गाइड टीचर तो गुस्से से लाल पीली हो गई। आज के दिन में ये तीसरी बार था जब मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। मैंने माफी तो मांग ली, पर मुझे खुशी थी कि मैं वक्त पर पहुंच गया। उधर मिलिका इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मैं कितनी बड़ी आफत मोल लेकर आया हूँ। वो तो बस ये सोचने में मगन थी कि मुझे कौन सा रंग पसंद आएगा। उन्हें क्या पता कि उनके इस मंगेतर ने पूरे महल को अपने जादू के पीछे लगा रखा है।